वेलकम टू मैट जियो क्लासेस। हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओशंस। महासागर के अंदर क्या होता है या महासागर की आंतरिक संरचना क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो महासागर जो है, जैसे आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर स्थल या जल दो चीजों की उपस्थिति पाई जाती है। पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल 509.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसके लगभग 70.8% भाग पर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 71% मान सकते हैं, 70.8% रीजन पे पूरे पे जल पाया जाता है। ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले टॉपिक में, जिस पर 4 महासागर स्थित हैं, 4 ओशंस हैं और 29.2% क्षेत्रफल 29.2% रीजन पे स्थलीय क्षेत्र हैं, लैंड सरफेस है, जिस पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं। 4 महासागर आप जानते हैं, उनका विस्तृत विवरण आप पढ़ चुके हैं। 4 महासागर जो पाए जाते हैं वो है प्रशांत महासागर, आपका अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो 4 ये महासागर हैं जो कि आपके पाए जाते हैं। उसी तरह से 7 महाद्वीप अगर हम कहें, 7 कॉन्टिनेंट्स कहें, तो नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंटार्क्टिका हो गया। ये 7 महाद्वीप हो जाते हैं। तो ये 7 महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं, ये 29.2% रीजन पर कवर अप होते हैं। तो ऊपर से तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्लियरली समझ लिया कि पूरी पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पर कुछ इसी तरह की जो है आपकी उपस्थिति पाई जा रही है, जिसे अभी हम फिर से आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरी चीज ये कि अब बात ये आती है कि ऊपर से देखने पर जैसे लगता है हमें महासागर जो ओशंस लगते हैं, सिर्फ हमें पानी पानी दिखाई देता है, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह से कोई कंटेनर होता है, जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर आपने रख दिया, उसके अंदर पानी भरा होता है, उसी तरह से महासागर भी होते होंगे। ये कोई सीधा सीधा कंटेनर है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, वो आपका महासागर है। जबकि महासागर कैसे बनते हैं ये आप पढ़ चुके हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने आपको बताया था, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं, विस्थापित होती हैं। जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो दूर जाने के टाइम जो बीच का भाग होता है वो कमजोर होता जाता है और ध्वस्त होता जाता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे 2 प्लेट जो है आपके अपसारित प्लेट, डाइवर्जिंग प्लेट जिसको कहा जाता है, जब दूर जाती है तो मध्य वाला भाग ध्वस्त करता जाता है और जिसकी वजह से वो निम्नवर्ती भाग हो जाता है, लो लैंड हो जाता है। जब लो लैंड हो जाता है तो जब पृथ्वी बनी, पृथ्वी के बनने के बाद जैसे आपने पढ़ा था कि जल आया, तो जल जाएगा कहाँ? सारे लो लैंड्स में भर गया, सारे निम्नवर्ती भाग में भर गया। तो यही जो निम्नवर्ती भाग है उसी में जल पूरा समा गया। तो 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जहां जा रही हैं, बस वहीं पे महासागर पाया जा रहा है। ऊपर ऊपर आप महासागर देख रहे हैं, नीचे आपको देखना है कि प्लेट जो दूर गई हैं उसकी वजह से स्ट्रक्चर क्या बना है, महासागर के भीतर क्या है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो विपरीत दिशा में जाने के बाद उन पर जल आ गया, तो उन पर तो जल आ गया, लेकिन उन प्लेटों की क्या हालत है, किस तरह होती हैं या किस तरह से पाई जाती हैं, यही इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं। तो आंतरिक भागों में महासागर के जो है आपके एक तरह से हम लोगों को ऐसे ऊपर से देखने में तो पूरा जल ही जल लगता है, ऐसा लगता है कि पूरे में जल भरा हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। जिस तरह से पृथ्वी के ऊपरी भागों में, स्थलीय भागों में जीवन होता है, लाइफ होती है, वैसे ही समुद्र के अंदर भी लाइफ होती है। तो समुद्र के भीतरी भाग में आपको लाइफ उसी तरह से मिलेगी जैसे बाहर स्थलीय भाग में हम लोग देखते हैं। स्थलों पर
क्रीचर्स बने, जीव जंतु जिनको कहा जाता है। ये जीव जंतु अगर हम लोग को ऊपर बाहर दिखाई पड़ रहे हैं तो जल के अंदर भी होते हैं। बाहर हम लोगों को वनस्पतियां दिखाई पड़ रही हैं, पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, प्लांट्स दिखाई पड़ रहे हैं, अंदर भी वही चीज होती है। ऊपर हम लोगों को सपाट मैदान दिखाई पड़ रहा है, ऊंचे ऊंचे पठार दिखाई पड़ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे चोटियां दिखाई पड़ रही हैं, पर्वत दिखाई पड़ रहा है। अंदर भी वैसा ही होता है, अंदर भी पर्वत होते हैं, पठार होती हैं, घाटियां होती हैं, सब होती हैं, मैदानी क्षेत्र होते हैं। जो चीजें आप ऊपरी भाग में देख रहे हैं वही चीजें महासागर के अंदर भी होती हैं, क्योंकि महासागर कोई अलग भाग नहीं, पृथ्वी का ही हिस्सा था। पृथ्वी के ही हिस्से पर जल भर गया था। तो पृथ्वी का हिस्सा जहां एक जगह है, जहां जो आप देख रहे हैं पर्वत पठार मैदान, जितनी भी आपकी चीजें दिख रही हैं, माउंटेन कहीं पर है, कहीं पर हिल्स आ गई, कहीं पर आपके एक तरह से पठार आ गए, तो प्लेट्यू आ गए, जहां पे कहीं कहीं पे प्लेन्स आ गए। तो जैसे आप महाद्वीप के बाहर देख रहे हैं, महाद्वीपों पर देख रहे हैं, सेम वही चीज महासागर के अंदर होती है। तो महासागर अलग नहीं, बस ये है कि पृथ्वी का कोई भाग ऊंचा है, कोई भाग नीचा है। जो नीचा भाग था उसी पर क्या हो गया, जल आ गया। तो जल जहां पे भरा हुआ है, महासागर जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो अलग स्ट्रक्चर नहीं है जो पृथ्वी के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका कहीं ना कहीं पर्वत है, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं घाटी है, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई, ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वही सारे स्ट्रक्चर नीचे भी होते हैं महासागरी भाग में। तो महासागरों की आंतरिक संरचना समझना, बस ये समझ लें कि पानी अगर खत्म कर दें, पानी अगर नहीं था पहले, तो जैसे पृथ्वी ऊपर दिखाई पड़े वैसे इधर भी दिखाई पड़ेगी। बस ये ऊंचा नीचा पार्ट है, कहीं पे पृथ्वी का भाग ऊंचा, कहीं पे नीचा, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। तो ऊंचे भाग स्थल बन गए, निचले भाग क्या हो गए, महासागर बन गए। तो इमेजिन करिए, दिमाग में खाली सोचिए तो अपने आप आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। जब हम इमेजिन करेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें इमेजिन क्या करना है। मान लीजिए कि पूरे पृथ्वी पर पानी ना हो। अगर पूरे पृथ्वी पर पानी नहीं होगा तो जैसा महाद्वीप का ऊपरी भाग दिख रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं पर्वत पठार मैदान दिख रहा है, वैसा ही स्ट्रक्चर जो है नीचे की तरफ भी दिखाई पड़ रहा है। तो दोनों चीज एक है, कहीं पर ऊंचा भाग है, कहीं नीचा भाग है, लेकिन यहां पर्वत पठार मैदान है तो यहां पर भी पर्वत पठार मैदान है। यहां पर भी अगर वनस्पतियां हैं तो यहां पर भी वनस्पतियां हैं, वेजिटेशन दोनों जगह है। यहां पर भी अगर जीव हैं तो यहां पर भी जीव है, दोनों जगह क्रीचर्स हैं। तो हर चीज एक जैसी होती है और हम लोगों को यही चीज बस दिमाग में समझ करके समझना होता है। तो महासागर जो है, एक तरह से अगर हमने कहा तो ये आपने देखा कि जब महासागरी भाग जो आपके डेवलप होगा उसके अंदर वही सारी चीजें हैं जो हमें ऊपर महाद्वीपीय क्षेत्र में मिलती हैं। अब स्थिति देखें कुछ क्या है, एक्चुअल में क्या पोजीशन है, किस तरह से चीजों को देखा जाता है। तो जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन में जैसे हमने बताया कि पूरे जो महासागर है, इसका पूरे सतह का क्षेत्रफल जो कि पूरे जो आपके पृथ्वी है, हम ये मान सकते हैं एक गोले आकार जैसा है। गोला तो नहीं है क्योंकि इसका आकार कुछ चपटा है, तो गोले आकार, लेकिन लगभग गोले आकार का। और गोले का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया देखें तो 4πr² होता है। तो उस आधार पर अगर हम निकालें तो सतह का क्षेत्रफल, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या पता है, रेडियस पता है 6371 किलोमीटर लगभग औसतन, उसी आधार पर सतह का क्षेत्रफल निकाल दिया गया 4πr² से। तो सतह का जब क्षेत्रफल निकाला गया तो वो कितना निकला, तो पूरे पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल जो है वो 509.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये टोटल सर। अब इसमें कहीं पर स्थलीय भाग है, कहीं पर जल है, कहीं पर स्थलीय भाग है, कहीं पर जल है। मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर जो है पूरी पृथ्वी पर पाया जा रहा है। तो इसी में अब जो स्थलीय भाग है लैंड सरफेस, और जो जलीय भाग है वाटर सरफेस, ये दो तरह के सरफेसेस है।
तो हमने आपको बताया कि जो जल का भाग है वो 70.8% क्षेत्र पर आता है किसके, तो 509.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का 70.8% भाग घिरा हुआ है जल से, और 29.2% भाग 29.2% पूरा पार्ट जो है किसका, 509.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर का, ये लैंड सरफेस में आता है। इस जल में या इस है आपके 70.8% में अगर हम देखें तो इसमें 4 महासागर पाए जाएंगे, जिसमें आप प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ये 4 महासागर पड़ते हैं। और ये जो पार्ट है लैंड का, इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स पाए जाएंगे। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि लैंड सरफेस पे पाए जाते हैं। तो लैंड सरफेस हमारा जो आपके बना हुआ है ये 7 महाद्वीपों द्वारा बना पूरा भाग होता है, जो कि इस तरह से स्थित होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पूरी पृथ्वी की जो सतह है ये 2 चीजों से बनी है, कहीं पर ऊंचे भाग, कहीं पर नीचे भाग। जो ऊंचा भाग है वो स्थल है, महाद्वीप है, आप पहले पढ़ चुके हैं। जो नीचा भाग है, धसा हुआ भाग है, वहां पर जल आ गया, और जल आ गया तो उसी को हम लोग ने महासागर कहा। अब इस महासागरी के अंदर कैसे जो है महासागर बना, या महासागर के अंदर क्या होता है, ये हम लोगों को समझना जरूरी है। तो ये एक्चुअल में है क्या, या किस तरह से जो है आपके बनेगा, आइए इसको देखते हैं। जैसे हम लोग ने देखा था कि 2 प्लेटों के दूर जाने के कारण, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो ये भाग धंसता है, और ये भाग ऐसे धंसता चला जाता है, और इस धंसने की वजह से यहीं पर जल आ जाता है, और यही महासागर बन जाता है। तो स्थिति ये कुछ इस तरह की हो जाती है कि मध्यवर्ती भाग अंदर धंसा, और धंसने की वजह से इसके ऊपर जल आ गया, ये बन गया महासागर। बाकी जो आपके क्षेत्र है, जो ऊंचे भाग होते हैं, ये क्या है, ये एक तरह से आपके महाद्वीप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये प्लेट है, ये क्या है, ये प्लेट है, 2 प्लेटों का हिस्सा है, और ये 2 प्लेटें इस तरह से पाई जाती हैं। एकदम इसी तरह का स्ट्रक्चर पृथ्वी पर पाया जाता है। तो पृथ्वी पर जो स्ट्रक्चर पाया जाएगा वो कुछ इसी तरह का पाया जाता है। ऐसे जैसे आप तट से जाएंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर मिलता चला जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें, अब देखिए महासागर के स्ट्रक्चर को अगर हम बनाएं, महासागरी भाग को अगर हम बनाते हैं तो पहले महासागर का भाग बहुत पतला होता है, फिर ज्यादा ढाल हो जाती है, और फिर पूरा मैदान शुरू हो जाता है। इस तरह से होता है। इसी तरह इधर भी होता है, ये पूरा, ये क्या है, ये पूरा प्लेट का हिस्सा है, ये जो इधर जा रही है, और ये पूरा प्लेट का हिस्सा है जो इधर जा रही है। तो इस तरह से दूर, ये जो आपको भाग दिख रहा है उसी तरह ये है, इधर दिख रहा है। ये बहुत छिछला भाग होता है, ये पहला पार्ट होता है, ये ज्यादा ढाल वाला होता है आगे। तो ये क्या होगा, प्लेट का पीछे का हिस्सा है, ये प्लेट का सबसे आगे का हिस्सा है। तो सबसे आगे का हिस्सा हो गया, तो एक ये पार्ट हुआ, एक ये पार्ट हुआ। दूसरा तीसरा पार्ट ये होता है जिसके बीच में, जिसके ऊपर पूरा जली जल होता है, 2 प्लेटों के बीच का हिस्सा हो जाता है। तो ये जो है आपके एक तरह से तीसरा भाग होता है, और इसी तीसरे भाग में चौथा भाग भी पाया जाता है। तो ये हिस्सा जो होता है इसे कहा जाता है महाद्वीपी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए, तो फिर उसके बाद हम लोग इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग पार्ट को। अभी जो पूरे पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ये क्या है,
कॉन्टिनेंटल शेल्फ का हिस्सा पूरा है। इसे महाद्वीपी जलमग्न तट कहा जाता है। महाद्वीप का वो हिस्सा जो जलमग्न है, जल से डूबा हुआ है। जलमग्न क्या हुआ? जलमग्न तट। इसका मतलब ये महाद्वीप ही है, ये प्लेट का ही हिस्सा है लेकिन पानी में डूबा हुआ है ये। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जाना जाता है। ये पहला पार्ट होता है, कम ढाल वाला होता है, छिछला होता है बिल्कुल, इसलिए जो है आपकी इसकी ढाल कंपैरेटिवली कम पाई जाती है, जो अभी आगे चल करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो दूसरा हिस्सा है इसकी ढाल ज्यादा हो जाती है और ये महाद्वीप का सबसे आगे भाग है। महाद्वीप क्यों कह रहे हैं? प्लेट का सबसे आगे का भाग है, सबसे फ्रंट पार्ट है, जो कि पानी में डूबा है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है महासागरीय मैदान, सॉरी कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप तो महासागरीय जो है ढाल के नाम से इसको जाना जाता है। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप हो जाता है, जो आगे का हिस्सा हो जाता है, जो कि सबसे आगे का भाग है, आप ये कह सकते हैं महासागर का। और ये जो है महासागर के बाद अब एक्चुअल में ये महाद्वीप का हिस्सा था, महाद्वीप का हिस्सा खत्म हुआ, अब यहां से महासागर का मैदानी हिस्सा शुरू होता है। तो ये स्थलीय भाग है, लेकिन निम्नवर्ती भाग है। जैसे हमने आपको बताया, दो प्लेटें गई तो दो प्लेटों के दूर जाने के कारण, जैसे ही दो प्लेटें दूर गई, दो प्लेटों के दूर जाने के कारण ये भाग अंदर धंस गया ऐसे, और इसीलिए यहां पर क्या आ गया? जल आ गया। स्थिति ये है, वही चीज ये है कि ये हिस्सा इधर गया, ये हिस्सा इधर गया, इसके बीच में ये पूरा भाग धंस गया, धंसने की वजह से ये पूरा जल आ गया। ये जो तीसरा हिस्सा है, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ये आप कह सकते हैं ये है महासागरीय मैदान, ओशनिक फ्लोर। ओशनिक फ्लोर, ये ओशनिक फ्लोर के नाम से जाना जाता है। इस ओशनिक फ्लोर पे ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान इस तरह से पाए जाते हैं। कटक होते हैं जो कि आपके स्थित होते हैं, अभी आप पढ़ेंगे ये सारी चीजें। ये होते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, कभी कभी बाहर निकल जाते हैं, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ये। और क्योंकि दो प्लेट दूर जा रही है इसलिए जमीन फट जाती है, जगह जगह पे दरारें हो जाती हैं, गहरी गहरी दरारें हो जाती हैं, ये गहरी गहरी दरारें हो जाती हैं। तो जो दरारें हो जाती हैं ये आपका है लास्ट पार्ट। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है गर्त। इसको ट्रेंच या कहीं कहीं पर डीप भी कहते हैं। तो इसको हिंदी में गर्त के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो पहले हम माइंड में सेटअप कर लें कि महासागर के अंदर क्या है। तो महासागर के अंदर भी जो है मैदानी क्षेत्र है, ढाल है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, घाटियां हैं, सब कुछ है। सारी चीज वैसा ही है जैसे हमें ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है, वो सारी चीजें यहां पर पाई जाती हैं। तो पूरे महासागर के हिस्से को जहां जहां जल है, तो जल की तलहटी जहां है, मतलब जल का निचला हिस्सा जहां है, उसको हम चार पार्ट में इस तरह से बांट देते हैं। तो महासागर का जो आंतरिक भाग है ये चार पार्ट में बढ़ता है, और यही चार पार्ट जो होते हैं आपके इन नामों से जाने जाते हैं। तो ये पहला भाग है महाद्वीपी जलमग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शब्द देखिए इसमें लगा हुआ है, महाद्वीपी शब्द क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये महाद्वीप का हिस्सा है, ये महाद्वीप का हिस्सा है जो जल के अंदर आ गया है, इसीलिए महाद्वीपी जलमग्न तट कहा गया। तो इसके मतलब कि थोड़ा सा नीचे हिस्सा था, इस वजह से जल आ गया इसमें। इस हिस्से के साथ भी महाद्वीपी शब्द लगा हुआ है। कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये ऐसा महाद्वीप का हिस्सा है जिसकी ढाल ज्यादा हो जाती है, कंपैरेटिवली ज्यादा ढाल वाला पाया जाता है। अभी आप देखेंगे 5 डिग्री से ज्यादा ढाल, यहाँ 1 से 3 डिग्री तक ढाल होती है, तो इसलिए ये ढाल वाले पार्ट हो जाते हैं जो कि इस तरह से यहां पर स्थित होते हैं। अब देखिए इसी में जो ये पार्ट है आपका है, तो अब इसमें जैसे हम ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करते हैं, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ सभी समुद्र में
सभी महासागरों में आपकी स्थिति होगी, पाया जाता है। अगर हम कहेंगे प्रशांत महासागर स्थित, तो सभी से जहां से प्रशांत महासागर शुरू हो रहा है तो किनारे किनारे वाले हिस्से सब क्या है, यही होते हैं। फिर और अंदर महासागर के अंदर आते हैं तो ढाल हो जाती है। फिर जब बीचों बीच आते हैं महासागर में, तब महासागरीय मैदान हो जाता है। तो बीचों बीच आने पर तो किसी भी आपके स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो होगा क्या कि पहले आपको महाद्वीपीय जलमग्न तट मिलेगा, फिर महाद्वीपीय ढाल मिलेगी, फिर मैदान मिलेगा, और फिर जाकर के कोई भी ओशनिक फ्लोर जो है आपके पाया जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और इसी तरह से ये सारी चीजें चलती हैं। तो ये शेल्फ का हिस्सा है। अभी हम इसको आपको डायग्राम में भी क्लियर करके दिखाने वाले हैं कि महाद्वीपीय जलमग्न तट एक्चुअल में कहां पे होगा। फिर उसके भीतर अगर हम उसके आगे बढ़ेंगे तो यह आ जाएगा महाद्वीपीय ढाल। तो ये महाद्वीपीय ढाल हो जाएगी जो कि आपके बनती है दूसरे स्टेज में। फिर तीसरे स्टेज में बीचों बीच महासागर के, तो ये आपके महासागरीय मैदान और इसी में गर्तें पाई जाती हैं। तो ये स्टेज है यहां पे। तो यहां पर महाद्वीप एंड कर रहा है, महाद्वीप का हिस्सा, प्लेट का हिस्सा खत्म हो रहा है। और ऐसा नहीं कि ये प्लेट का हिस्सा नहीं, ये भी प्लेट का हिस्सा है, लेकिन ये धंसा हुआ भाग है दोनों प्लेटों के बीच का, जो अंदर की तरफ धंस गया है, जिस पर जल आ गया है। और ये हिस्से अभी भी इंटैक्ट हैं, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे चले गए, जो अभी भी डूबे हुए हैं। तो ये ज्यादा ढाल वाला हिस्सा जो होता है, ये आपकी महाद्वीपीय ढाल के नाम से जाना जाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से जाना जाता है। फिर ये बड़ा हिस्सा जो है महासागरीय मैदान कहलाता है, ओशनिक फ्लोर कहलाता है। और जो आपके ओशनिक फ्लोर है उस पर उसी तरह से पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, ये सारी चीजें उसी तरह से आपको हमेशा दिखाई पड़ती हैं जैसे जो है आपके ऊपरी भाग में होती हैं। ऊपरी भाग में जैसे दिखाई पड़ती हैं वैसे ही नीचे भाग में होती हैं। तो इसमें ऊंचे ऊंचे पर्वत और ये सारी चीजें होती हैं जो कि यहाँ पे पाई जाती है, जिसको विस्तृत रूप से हम लोग आगे चल करके पढ़ने वाले हैं। और फिर इसी में दरारें होती हैं, क्योंकि ये प्लेट जो है ये भाग रही है इस ओर, और जिसकी वजह से जमीन फट रही है और दरारें उत्पन्न हो रही हैं। तो इस तरह की दरारें जो उत्पन्न होती हैं ये ट्रेंचेस के नाम से जानी जाती हैं या डीप के नाम से जानी जाती हैं। तो इनको ट्रेंच या डीप के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम डायरेक्ट इसको महासागरी उसमें देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये है पूरा प्रशांत महासागर, ये पूरा प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं। मान लीजिए ये है महासागर। तो जो पहला हिस्सा है महाद्वीपीय जलमग्न तट, वो कहां होगा या किस स्टेज तक होगा? तो हो सकता है कि ये कुछ दूर तक, कुछ मीटर तक ही होता है। ये यहां से इधर से कुछ मीटर तक ही होगा। तो ये क्या है? ये पहला हिस्सा जो कि आपके जो जलमग्न है, कम छिछला भाग है, ये महाद्वीपीय जलमग्न तट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जो कि इस तरह से पाया जा रहा है। इसी तरह से इसके और अंदर अगर हम लोग चलते हैं, इसके और अंदर हम लोग चलें तो हो सकता है कि इसके बाद कौन सा हिस्सा आएगा? ये महाद्वीपीय जलमग्न तट हो गया। ये हिस्सा जो आया अब इसके, ये महाद्वीपीय ढाल आ गई कुछ दूर तक। तो ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा है, ये क्या है? ये आपका एक तरह से ये कहलाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप का हिस्सा है जो ब्लू वाला दिखाया गया है। उसी तरह से जो रेड वाला दिखाया गया है
ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो पहला हिस्सा है, ये पहला हिस्सा जो आपके दिखाई पड़ेगा, या ये पहला हिस्सा जो यहां से दिखाई पड़ेगा तट से, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ये ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का हिस्सा है जो कि आपके पहला वाला मिलता है। फिर महासागर के और अंदर आते हैं, तो जब और अंदर आएंगे तो फिर तीसरा हिस्सा आपके दिखाई पड़ेगा। तो जो आपके तीसरा हिस्सा होता है, ये आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो पूरा पोर्शन है, ये आपका हिस्सा, ये पूरा इसके अंदर जो है, इसी में जो है आपके एक तरह से इस हिस्से को आप डिफाइन कर सकते हैं, ये ओशनिक फ्लोर, महासागरी मैदान, ये महासागरी मैदान हो जाता है, ओशनिक फ्लोर का हिस्सा हो जाता है जो महासागर के अंदर होता है। और इसी महासागर के हिस्से में आप ये कह सकते हैं कि जगह जगह पर जमीन फटी होगी, दरारें होंगी, यहीं पर जगह जगह पे दरारें होंगी। तो जो गहराई होती है, दरारें होती हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है ट्रेंचेस। ये ट्रेंच कहलाएंगे, तो इनको ट्रेंच या डीप के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना। तो किसी भी महासागर के हिस्से में समझने की कोशिश ये करिए कि जब आप स्थल से, तटीय क्षेत्र से समुद्र की तरफ बढ़ेंगे तो क्या क्या स्ट्रक्चर मिलेगा। पहला स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलेगा, महाद्वीपी जलमग्न तट मिलेगा, जो कम ढाल वाला होगा, छिछला होगा। फिर और ढाल बढ़ जाएगी, कॉन्टिनेंटल स्लोप हो जाएगा, महाद्वीपी जो है आपके ढाल हो जाएगी, जो कि यहां पर। अब यहां के बाद महाद्वीप का जो प्लेट का टुकड़ा है वो एंड कर गया। अब पूरा जो है फ्लोर, जो धसा वाला भाग था वही फ्लोर हो जाता है, वही महासागरी मैदान हो जाता है। ये ओशनिक फ्लोर हो जाते हैं जो कि इस तरह से पाए जाते हैं। और ओशनिक फ्लोर में ही क्योंकि प्लेटें दूर जा रही हैं, तो जगह जगह पर हिस्से आपको पता है कि दरार उत्पन्न रहती है, और दरारें उत्पन्न होती हैं, उन्हीं को हम लोग ट्रेंचेस कहते हैं। तो ये दो हिस्से कौन से हिस्से थे जो आपने यहां पर देखे थे, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा। तो रेड कलर से हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ को बनाया, फिर ये वाला हिस्सा जो है आपके ब्लू कलर से हमने बनाया, जो महाद्वीपी जो है आपके स्लोप है। फिर ग्रीन कलर से ओशनिक फ्लोर वाला हिस्सा ये पूरा बनाया था, और फिर रेड जो है इस कलर से, ये ऑरेंज कलर से, ये जो आपका हिस्सा है ये ट्रेंचेस वाला हिस्सा था। तो ये ट्रेंच हो जाती हैं जो कि आपके यहां पर पाई जाती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो महासागर का आंतरिक भाग है, मध्यवर्ती भाग है, तो बाहर से अंदर की तरफ जब आप चलते जाएंगे तो महासागर के हिस्से इस तरह से डिवाइड होते जाते हैं, और इस तरह से हम लोगों के हिस्से जो है आपके कन्वर्ट होते चले जाते हैं। तो महाद्वीप या महासागर ऐसा नहीं कि जो है आपके अलग स्थलाकृतियां रखते हैं या बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, या जल अलग दिख रहा है तो वो अलग है और स्थल अलग है। सब पृथ्वी का ही हिस्सा है। और जैसे हमने आपको कहा कि इमेजिन ये करिए कि जब पृथ्वी पर जल नहीं था तब क्या था। तो पृथ्वी के जल नहीं था तो एक जैसा जो है हिस्सा था, कहीं पर ऊंचा भाग, कहीं पर नीचा भाग। तो जहां ऊंचा भाग पर जो चीज दिख रही है वही निचले भाग में भी दिख रही है, वैसे ही निचले भाग में भी दिख रही है। जहां पे जलमग्न हो गया, महासागर बन गया, उसके अंदर भी क्या है, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, दरार, सारी चीज वैसे ही है जैसे कि महासागरी भाग में होती है। तो महाद्वीपी भाग में होती है, वैसे ही महासागरी भाग में भी होती है। तो अब क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर समझ चुके हैं महासागर का, कि महासागर किस तरह के 4 स्ट्रक्चर में बटा होता है, अब इन स्ट्रक्चर्स के चारों भाग को अलग अलग पढ़ने हम लोग जा रहे हैं कि कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे इन चारों हिस्सों को अलग अलग। ये 4 हिस्से कैसे डिफाइन होंगे या किस तरह से होंगे, देखिए अब हम लोग यहीं से एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब देखिए महासागरों की आंतरिक संरचना में 4 पार्ट क्या हैं, अलग अलग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि जो पहला पार्ट होता है
पहला पार्ट कुछ ऐसा होता है, इस तरह का। ये है आपका पहला पार्ट जो कि बहुत कम ढाल वाला होता है। तो स्थिति होती है कि ये अगर जल का भाग है, ऐसा ये पाया जाता है। ये जो है इसे कहा जाता है महाद्वीपी जलमग्न तट। महाद्वीप का वो भाग जो जलमग्न हो गया है, इसलिए इसको महाद्वीपी जलमग्न तट या कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जाना जाता है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का भाग हो जाता है जो कि यहां पर दिखाई पड़ता है। और इसका जो कोण है ये 1 से 3 डिग्री है, 1 से 3 डिग्री केवल यहां पर पाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब ढाल बहुत कम है, बहुत ही कम ढाल होती है, तो ये जो है आपके सागर का छिछला भाग होता है, ये छिछला सागर होता है। तो समुद्र में, समुद्र डेंजरस क्यों हो जाते हैं? समुद्र में नॉर्मली क्या होता है कि आदमी समुद्र के किनारे खड़ा रहता है, ऐसा लगता है कि थोड़ा पानी तो थोड़ा ही है, और अंदर गया और अंदर गया और अंदर गया। तो ये भाग जो है कुछ दूरी, कुछ मीटर पर जाके खत्म हो जाता है और एकदम से स्लोप आ जाता है। तो आपको अभी लगेगा अभी यहां तक पानी है, फिर यहां तक पानी है, फिर यहां तक पानी है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप इतना ज्यादा समुद्र में अंदर पहुंच जाते हैं कि एकदम से आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वजह क्या हो जाती है? फिर यहीं से ढाल शुरू हो जाती है। तो समुद्र जो है आपके महाद्वीपीय ढाल, तो ये पार्ट जो है ये कुछ दूरी तक समुद्र में केवल होता है, बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं होता। तो इसलिए ये जो पार्ट है ये बहुत ही कम जो है आपके उथला वाला पार्ट होता है। शैलो सी इसको कहा जाता है, उथला सागर, या फिर जो है आपके शैलो सी के नाम से इसको जाना जाता है। और यहां तक सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच जाता है। सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंचने की वजह से, क्योंकि 200 मीटर गहराई तक, समुद्र से 200 मीटर गहराई तक का क्षेत्र जो होता है ये आपके एक तरह से कवर्ड रहता है इस, जो आप ये कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश से, और 200 मीटर तक इसकी गहराई लगभग पाई जाती है। तो इसलिए 200 मीटर तक के क्षेत्र जो होते हैं इनको कहा जाता है फोटिक क्षेत्र। ये क्या होते हैं? फोटिक क्षेत्र। फोटिक मतलब क्या होता है? प्रकाशीय क्षेत्र, जहां सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। और सूर्य का प्रकाश पहुंचने पर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने की वजह से क्या होता है कि इसमें ढेर सारी जो है वनस्पतियां विकसित होती हैं। जिस तरह से जो है आपके स्थलीय क्षेत्र में वनस्पतियां विकसित होती हैं, जो है आपके एक तरह से जो है वेजिटेशंस ग्रो करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी वेजिटेशंस ग्रो करते हैं। तो वनस्पतियां यहाँ पर भी पाई जाती हैं जो कि जो है स्थित होती हैं। तो समुद्र के भीतर वनस्पतियां भी विकसित होंगी और समुद्री जीव भी विकसित होते हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, उन्हें फौना कहा जाता है। और जो समुद्री जो है आपके वनस्पतियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको कहा जाता है फ्लोरा। तो इनको फौना और फ्लोरा के नाम से जाना जाता है। तो जो फ्लोरा पार्ट है, वेजिटेशन वाला पार्ट है, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की वजह से यहां पर सबसे ज्यादा विकसित होता है। अगर सबसे ज्यादा विकसित है तो वही भोजन है, खाना है समुद्री जीवों का। इसलिए समुद्री जीव सबसे ज्यादा यहां पर आकर्षित होते हैं। रहते पूरे समुद्र में हैं, हर पोर्शन में रहेंगे, लेकिन यहां पर आकर्षित होते हैं फोटिक रीजन की वजह से। यहाँ पे प्लांट्स होते हैं और इनको भोजन मिलता है। तो इस वजह से ये पूरे जो है आपका क्षेत्र होता है जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जो आपका फोटिक रीजन है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसे भी प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ्स आपने सुना होगा। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? समुद्र की लवणता अगर है, समुद्री लवणता, सी सैलिनिटी, और तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो एक समुद्र में जीव विकसित होते हैं, उनको प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो सूर्य का प्रकाश आया, विकसित होने लगे, डेवलप होने लगे। फिर सूर्य मान लीजिए दक्षिण गोलार्ध में चला गया या उत्तरी गोलार्ध का सागर है, तो यहाँ टेम्परेचर कम हो गया। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ ये मर जाते हैं, मर करके ये पत्थर बन जाते हैं। फिर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आएगा, फिर से अगले साल जो है आपके टेम्परेचर का बढ़ेगा, फिर से ये डेवलप करने लगते हैं।
इसी के ऊपर। फिर जो है तापमान कम हुआ, मर गए, पत्थर बन गए। इन्हीं पत्थरों को मूंगा चट्टान कहा जाता है, मूंगा रॉक्स। तो रेड कलर की जो पत्थर हम लोग पहनते हैं दैट इज मूंगा, तो मूंगा रॉक। उसी तरह से ये प्रक्रिया जारी रहती है और स्थिति ये होती है कि ये प्रवाल जो होते हैं ये जल से बाहर निकल जाते हैं और ये समुद्र में द्वीप बना लेते हैं। तो समुद्र के तट से काफी दूर देखने को मिलता है कि आपके कोई द्वीप पाया जा रहा है, कोई टापू पाया जा रहा है। तो वो कहां से विकसित हुआ है? नीचे से। तो ये क्या है? प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप है, आइलैंड्स, जो कि कोरल रीफ्स के द्वारा बने हुए हैं। तो कोरल रीफ्स इनको जो है आपके बनाती हैं। तो प्रवाल भित्ति द्वारा, जैसे लक्षद्वीप हम लोगों का, लक्षद्वीप क्या है? भारत की तटीय क्षेत्र से दूर है, लेकिन कैसे बना है? प्रवालों के द्वारा, प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित जो है पूरा द्वीप है। तो ये प्रवाल भित्तियां जो है आपके इस तरह से विकसित होती हैं और ये बनाती हैं। कभी कभी इन्हीं प्रवाल भित्तियों पे वनस्पतियां विकसित होने लगती हैं। जब वनस्पतियां विकसित होने लगती, इन्हीं वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? एटॉल। तो ये एटॉल के नाम से जाने जाती है। तो एटॉल क्या है? प्रवाल भित्तियों पर निर्मित होने वाली या विकसित होने वाली जो वनस्पतियां होती हैं उनको हम एटॉल के नाम से जानते हैं। तो ये एटॉल होती हैं जो कि इस क्षेत्र में यहां पर पाई जाती है। अब जो तटीय क्षेत्र है, इसी तटीय क्षेत्र में आके नदियां भी गिरती हैं, क्योंकि स्थलीय क्षेत्र से आने वाली नदियां इसी में जाके गिरेंगी। और जब नदियां गिरती हैं तो गहरे पानी जो है ये कुछ गहराई तक जो है आपके खाई बना देता है। तो पतली पतली नालियां बन जाती हैं, नाले बन जाते हैं। तो ये जो है आपके इसमें भी पाए जाते हैं, इस पोर्शन में भी और इस पोर्शन में भी, दोनों पोर्शन में पाए जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कंदराएं, कैनियंस। और अब तक 102 कंदराएं पता चल चुकी हैं पूरे पृथ्वी पर। तो पूरी पृथ्वी पर अगर देखें तो कंदराओं की संख्या 102 हो चुकी है। तो 102 कंदराएं जो होती हैं वो आपके पाई जाती हैं। तो कंदराएं क्या है? जल का भाग जो आता है ये जब नीचे की तरफ उतरता है तो जो है आपके स्थलीय क्षेत्र को काटता हुआ उतरता है, और काटने की वजह से गहरे गहरे गड्ढे होते चले जाते हैं, दरार उत्पन्न होती चली जाती है। तो ऐसी दरारें जो आपके महाद्वीपीय जलमग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप में मिलती है, क्योंकि यहीं पर पानी नीचे की तरफ आकर के मिलता है समुद्री पानी से। तो इसी को हम जो है आपके कैनियंस के नाम से जानते हैं। तो ये कैनियन कहलाता है जो कि इस तरह से आपके स्थित होता है और हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो पहला पार्ट है ये सबसे ज्यादा इसका विस्तार कहां पाया जाता है? स्थल के नजदीक। और सबसे ज्यादा इसकी उपस्थिति कहां है? अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक ओशन के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और पूरे महासागर के 8.6% भाग पर स्थित है। तो अगर पूरे महासागर को हम 100% माने क्षेत्रफल में, तो उसके 8.6% भाग पर जो है आपके ये वाला महाद्वीपीय जो आपके जलमग्न तट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वो स्थित होता है। और अटलांटिक महासागर में जैसे इसकी उपस्थिति, जैसे महाद्वीपीय जलमग्न तट की उपस्थिति अगर कहा जाए कि महाद्वीपीय जो जलमग्न तट है ये कहां पर ज्यादा पाया जाता है, किस जगह पे ज्यादा पाया जाता है, तो ये आपके अटलांटिक महासागर में पहले स्थान पे, फिर प्रशांत महासागर, फिर उसके बाद हिंद महासागर, और सबसे कम कहां पाया जाता है? आर्कटिक महासागर में। ये क्रम है आपके इनके पाए जाने का, जो कि आपके इस क्षेत्र में जो है देखने को मिलता है। तो ये पहला पार्ट होता है कम ढाल वाला। इसको छिछला सागर भी कहते हैं, उथला सागर, छिछला सागर, शैलो सी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ढाल इसकी बहुत ही ज्यादा कम होती है जो कि यहां पर देखने को मिलती है। अब इसके बाद ये होता है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट पे आते हैं। ये क्या है? महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो अब ये कौन सा पोर्शन हुआ? ये पहला पोर्शन था, अब ये दूसरा पोर्शन है। ये वाले पार्ट की अब हम बात कर रहे हैं। इसका अगर आप ढाल देखेंगे तो ये कंपैरेटिवली मोर देन 5 डिग्री होने लगती है। 5 डिग्री से ज्यादा जो है इसकी ढाल होने लगती है। ये जो दूसरा पार्ट होता है
ये दूसरा पार्ट जो है महाद्वीपी इसीलिए ढाल कहलाता है, एकदम से ढाल बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 1 से 3 डिग्री ढाल थी, लेकिन यहाँ पे ढाल बढ़ गई, इसलिए इसको महाद्वीपी जो है ढाल के नाम से जाना जाता है। और ये महाद्वीप का अंतिम भाग होता है, क्योंकि इसके बाद महाद्वीप का भाग नहीं, फिर महासागर शुरू हो जाता है। तो इसलिए महाद्वीपी ढाल का भाग हो जाता है, जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर स्थित होता है। इसकी जो गहराई है, क्योंकि 200 मीटर गहराई तक तो आपके ये क्षेत्र पाया जाता था, ये जो है 200 मीटर से 2000 मीटर गहराई तक पाया जाता है। 200 से 2000 मीटर गहराई तक स्थित होता है। और इस क्षेत्र में कंपैरेटिवली जो सूर्य का प्रकाश होता है वो कंपैरेटिवली कम आ पाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आ पाता, 200 मीटर तक पर्याप्त मात्रा में आता है, लेकिन 200 मीटर के बाद जो गहराई होती है वहां पर बहुत कम मात्रा में प्रकाश आता है। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इस भाग में कंपैरेटिवली कम होती है। अब समुद्री जीव, मैक्सिमम समुद्री जीव कहां विकसित होते हैं? विकसित होते हैं आपके ये पहले पार्ट पे, महाद्वीपी जलमग्न तट पे। वजह यह होती है कि वहीं पर इनको समुद्री लवणता मिल रही है, वहीं पर जो है आपके एक तरह से सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, ये सारी चीज यहाँ पे है। जबकि अंदर बहुत कम हो पाती है, लेकिन यहाँ पर भी होती है। ये नहीं कहा जाता कि यहाँ पर जो है प्रवाल भित्तियां नहीं विकसित होंगी। तो प्रवाल भित्तियां जैसे हमने आपको बताया यहाँ विकसित होती है, तो यहाँ पर भी पाई जाती है, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ की तुलना में यहाँ कम पाई जाएंगी। और ये जीवित पार्ट है समुद्र का, क्योंकि यहीं पर जितने समुद्री जीव होते हैं यहीं पर जीवन, यहीं पर जन्म लेते हैं। बाकी महासागरीय मैदान जो है उसमें रहते जरूर हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, महासागरीय मैदान ही सबसे बड़ा होता है। तो ये जो पोर्शन है, ये 2 पोर्शन छोटे पोर्शन है, लेकिन एक तरह से यहां तक क्योंकि सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन होते हैं ये आपके एक तरह से जीवन वाले पोर्शन होते हैं, या जीवित पोर्शन होते हैं महासागरीय भाग के, जहां पर सभी महासागरीय जो जीव हैं वो जन्म लेते हैं, चाहे फ्लोरा हो चाहे फौना हो। फ्लोरा फौना दोनों, जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया, वो दोनों ही यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। भले ही इनके जो अवशेष हैं मृत करने के पश्चात, जब कोई जीव मर जाता है, पेड़ पौधे मर जाते हैं, वो भले ही आपको यहाँ पर मिल जाए, इन क्षेत्रों में मिल जाए, या फिर ऊपरी भाग में रह रहे हैं, इस क्षेत्र में लुढ़क करके चला आया, कोई भी आपके पानी से कोई भी भाग यहाँ पर आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हो सकती हैं। लेकिन ये पार्ट जो है आपके एक तरह से ये जाना जाता है कि कंपैरेटिवली ज्यादा ढाल है, इसीलिए उसको ढाल वाला पार्ट कहते हैं, महाद्वीपी ढाल के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र में जो आपके वनस्पतियां हैं विकसित होंगी, लेकिन यहां से कम, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया था फोटिक रीजन जो होता है, प्रकाशीय क्षेत्र, वो सिर्फ 200 मीटर गहराई तक ज्यादा मात्रा में जल में प्रवेश कर सकता है प्रकाश। 200 मीटर के बाद फिर बहुत कम मात्रा में अंदर की तरफ जा सकता है, और जब प्रकाश ही नहीं जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। इसलिए ऐसे कंडीशन में गहराई वाले समुद्र में या गहरे समुद्र में कहीं पर जो है आपके प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता। तो इसलिए जो है आपकी ये पार्ट होता है। इसकी जो है आपकी गहराई भी आपने देख लिया, और इसकी उपस्थिति, इसमें भी जो है कंदराएं मिलती हैं। जो कंदराएं होती हैं ये गहराई में आपके कैनियंस, जिनको हमने बताया कि पूरी पृथ्वी पर अब तक 102 जो है आपके कैनियंस की उपस्थिति पाई जा चुकी है। और ये कैनियंस यहाँ पर भी होती हैं, क्योंकि पानी जो ऊपर से आ रहा है ये क्या होता है, ये दरार नाली बनाता है, और यही नाली जो है आपके इसमें बनती है स्थलीय क्षेत्र में, और उसी नाली को या उसी दरार को जो है आपके क्या कहा जाता है, कैनियन, या जो है आपके एक तरह से कंदरा। तो ये कंदराएं हैं। तो अब तक पूरी पृथ्वी पर 102 कंदराओं के बारे में पता चला है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आपके कंदराएं यहीं पर होती हैं, और महाद्वीपी जलमग्न तट पर, और उसके बाद महाद्वीपी ढाल पे। अब अगर देखें तो ये जो दूसरा पार्ट था, ये दूसरा पार्ट जो आपके था महाद्वीपी ढाल, ये कहां पर ज्यादा पाया जाता है? तो फिर से अटलांटिक महासागर में इसकी उपस्थिति ज्यादा पाई जाती है, फिर प्रशांत महासागर में, फिर उसके बाद इंडियन ओशन में, फिर आर्कटिक ओशन में। वही क्रम है जो महाद्वीपी जलमग्न तट का था। तो महाद्वीपी जलमग्न तट भी अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद प्रशांत में, उसके बाद हिंद में, और फिर उसके बाद आर्कटिक महासागर में। और इसका विस्तार जो मिलता है पूरे महासागर में 8.5
जैसे पूरे महासागर का 8.6% क्षेत्रफल पर महाद्वीपी जो है जलमग्न तट है, तो ये 8.5% क्षेत्रफल पर ये आपके महाद्वीपी ढाल होती है। इसलिए कंपैरेटिवली अगर देखें तो यहां पर क्या है कि 8.6, 8.5 ये आपके लगभग पूरे महासागर का विस्तार इन क्षेत्रों में यहां पर पाया जाता है। अब देखिए आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। अब ये महाद्वीप का पार्ट खत्म हो गया, महासागर का पार्ट शुरू हो गया, महासागरीय मैदान, दूर दूर तक मैदानी मैदान, दो प्लेटों के बीच का क्षेत्र। तो अब महासागरीय मैदान में क्या होगा, जो आपका अब फिर स्ट्रक्चर इसी तरह से बनाए, ये था महाद्वीपी जलमग्न तट, ये था कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये था महाद्वीपी ढाल कॉन्टिनेंटल, ये महाद्वीपी जलमग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ था, ये महाद्वीपी ढाल थी जो कि कॉन्टिनेंटल स्लोप था। अब ये आ गया ओशनिक फ्लोर, ये ओशनिक फ्लोर है, ये जो है सबसे बड़ा क्षेत्र होता है जो कि आपके सबसे ज्यादा कवर्ड रहता है, और ये पूरे महासागर के 75.9% भाग पर स्थित होता है, 75.9% भाग पर। अब जैसे महाद्वीपी जलमग्न तट 8.6, महाद्वीपी ढाल 8.5% भाग पर महासागर के, और महासागर के 75.9% भाग पर अकेले ओशनिक फ्लोर होता है। अब ये ओशनिक फ्लोर नीचे पड़ा है, जल का भाग ऊपर है, तो निचले भाग में क्या है, जगह जगह पे ऊंचे ऊंचे टीले पर्वत, कुछ ऐसे पर्वत भी होते हैं ऊपर तक भी निकल जाते हैं, कुछ ऐसे भी पर्वत होते हैं जो आपके समुद्र में आपके इस तरह से निकलते हैं। ये कैसे निकलते हैं, दरारों से, जो अंदर दरारें होती हैं, इन दरारों से लावा या मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट महासागर के भीतर भी होते हैं, जैसे जो है स्थल के बाहर होते हैं ज्वालामुखी विस्फोट, वैसे ही महासागर के भीतर भी होते हैं। तो महासागर के भीतर जब होते हैं यहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत बन जाते हैं, ये मैग्मा के जमाव के कारण। और मैग्मा के जमाव के कारण क्योंकि जल का प्रेशर रहता है इसलिए विस्फोट तो हो नहीं पाता, तो मैग्मा निकलता है अपने आप जम जाता है। तो मैग्मा का ये जमाव जो होता है ये क्या बनाता है, रिज, इसी को कटक कहते हैं। तो ये ऊंचे ऊंचे पर्वत कटक का जो है आपके एक तरह से निर्माण करता है। और ये जो ओशनिक फ्लोर होता है, इसको अगर आप देखें तो ओशनिक फ्लोर की गहराई क्या होती है, 2000 से 6000 मीटर। तो 2000 से 6000 मीटर ऑन एन एवरेज 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर आप ये कह सकते हैं, लगभग लगभग औसतन इसकी गहराई हो जाती है। तो महासागर कितना गहरा होता है आप सोचिए, कि जल से अंदर चलते चले जाइए 2 किलोमीटर, 2 से 6 किलोमीटर गहराई तक आपके ये ओशनिक फ्लोर्स होते हैं। तो ये किलोमीटर में, किलोमीटर आप समझ रहे हैं कि यहाँ कितनी गहराई होगी, तो 2 से 600 किलोमीटर गहराई तक आपके ये पाए जाते हैं। ये कहलाते हैं कटक। और कटक क्या है, आंतरिक भाग का मैग्मा जब निकला, जम गया, ऊंचे ऊंचे पर्वत बना दिया, तो इसी को ओशनिक रिज के नाम से जाना जाता है। ओशनिक रिज में अब ये ओशनिक रिज हो गया, ऊंचे ऊंचे पत्थर हो गए जो कि आपके पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो समुद्र के बाहर निकल जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपको पढ़ा चुके हैं हम, हवाई द्वीप पर माउना किया, जो कि पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पर्वत है, इवन माउंट एवरेस्ट से ज्यादा बड़ा है। माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर ऊंचा है, जबकि ये 9140 मीटर ऊंचा है टोटल। तो इसकी ऊंचाई 9140 मीटर, तो यहां से लेकर के यहां तक ये 9140 मीटर। लेकिन क्यों हाइट कहां से लेते हैं, सी लेवल से, गहराई कहां से लेते हैं, सी लेवल से। तो सी लेवल से जब आप हाइट देखेंगे तब इसकी केवल होती है 4205 मीटर, 4205 मीटर। बाकी अधिकांश भाग इसका समुद्र के भीतर होता है। तो इसीलिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा पर्वत होने के बावजूद भी ना तो सबसे बड़े में आता है ना सबसे ऊंचे में आता है, तो ना तो बड़ा है ना ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट से ज्यादा जो है बड़ा ऊंचा माना जाता है, क्योंकि समुद्र तल से सारी चीजें ली जाती है। तो सी लेवल से इसकी ऊंचाई केवल 4205 मीटर है,
और जबकि जो है आपके ये टोटल ओवरऑल अगर आप तलहटी से, महासागर की तलहटी से ऊंचाई देख लेंगे तो आपके कंपैरेटिवली हम ये कहेंगे कि ये माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा जो है बड़ा पर्वत है या चोटी है जो कि यहाँ पर पाई जाती है। और ओशनिक फ्लोर की बात अगर हम करें तो फ्लोर उतना ज्यादा होगा जिसके पास जिसका विस्तार ज्यादा होगा, क्योंकि तट के किनारे तो ये दो पार्ट पाए जाते हैं, लेकिन तट से जहां दूर निकले जितना बड़ा विस्तार होगा महासागर का उतना बड़ा सी फ्लोर होगा। तो सी फ्लोर का जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा कहां होगा? प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़ा महासागर तो जो है आपके चारों तरफ जो है आपकी इसकी उपस्थिति ज्यादा पाई जाएगी। तो पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा इसका पाया जाता है विस्तार। फिर उसके बाद हिंद महासागर में, तब अटलांटिक आता है और फिर उसके बाद आर्कटिक महासागर। तो अगर महासागरीय मैदान की बात करेंगे तो महासागरीय मैदान सबसे ज्यादा कहां है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के बाद होते हैं आपके हिंद महासागर में, हिंद महासागर के बाद अटलांटिक में, अटलांटिक के बाद आर्कटिक महासागर में। तो इनका विस्तार इस तरह से यहाँ पे पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो है एक तरह से वृहद क्षेत्र में फैला हुआ जो है भाग होता है, जो महासागर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे बड़ा पार्ट है, जो कि 75.9% क्षेत्रफल पर स्थित होता है पूरे महासागर के। तो महासागर का 75.9% क्षेत्र इसी ने कवर कर रखा है। तो ये जो है आपके देखा जाता है। इसके बाद अगर हम लोग आए तो फिर इसके बाद जो आपकी स्थिति होती है वो होती है आपके गर्त की। तो हमने आपको बताया था गर्त की भी पोजीशन, जैसे ये महासागर की संरचना होती है महासागरीय, क्योंकि ये जो है ये एक प्लेट है जो इधर जा रही है, ये दूसरी प्लेट है जो इधर जा रही है, और प्लेटों के दूर जाने की वजह से खिंचाव उत्पन्न होता है, ये भाग पूरा धंसता है और जिसकी वजह से ये महासागरीय मैदान अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसी में क्योंकि प्लेट दूर जा रही है इसलिए प्लेट के दूर जाने से जगह जगह जो है आपके भूमि फट जाती है, दरार उत्पन्न हो जाती है। और ये दरार उत्पन्न जो हो जाती है इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहते हैं गर्त, जिसको हम ट्रेंच अथवा डीप के नाम से जानते हैं। तो ट्रेंच अथवा डीप क्या है? ये गर्त होती है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें, और इसका विस्तार जो होता है लगभग 7% होता है। तो अब महाद्वीपीय जलमग्न तट का 8.6% पूरे महासागर का, महाद्वीपीय ढाल का 8.5%, फिर ओशनिक फ्लोर का 75.9% और फिर 7% आपके इसका होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये पूरे महासागर पे 4 पार्ट आपके मिलते हैं। अब ये जो गहराई है, कनराएं हैं, ये सॉरी जो गर्तें हैं, डीप हैं, इनको अगर हम लोग देखें तो हर महासागर में अलग अलग पाई जाती हैं। तो इनका कवरेज क्या है? आपके 7%। टोटल गर्तों की संख्या आप पढ़ चुके हैं, हमने बहुत डीपली पढ़ाया है और बताया भी था। 57 टोटल गर्तें पाई जाती हैं, 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में, 6 जो है आपके हिंद महासागर में। तो 32 प्रशांत में, 19 अटलांटिक में, 6 हिंद में है, आर्कटिक महासागर में कोई भी गर्त नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट गर्तों की अगर हम बात करें तो डीपेस्ट ट्रेंच पूरे पृथ्वी की जो है मैरियाना गर्त है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। और ये मैरियाना गर्त 11,022 मीटर जो है, कुछ लोग इसको 11,033 मीटर भी बोलते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपके 11,033 मीटर भी आपको मिलेगा। और ये जो गर्त है हमने आपको बताया था कि चैलेंजर कटक के अंदर स्थित है। तो चैलेंजर कटक, क्योंकि चैलेंजर कटक कैसे बना? यहीं से जो है आपके मैग्मा निकला, मैग्मा निकल करके ये जम गया, ऊंचे ऊंचे पर्वत बन गए, लेकिन फिर भी दूर जा रहे हैं तो ये कटक भी फट जाती है और फट करके अंदर दरार उत्पन्न हो जाती है। तो किसी भी कटक में, ये कटक है, किसी भी कटक भी फट जाती है और फट करके ये क्या हो जाती है? दरार उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए मैरियाना गर्त जो है आपकी पाई जाती है, जो चैलेंजर कटक के अंदर है। दोनों ही प्रशांत महासागर के क्षेत्र में पाई जाती है। अब प्रशांत महासागर में जो प्रमुख गर्तें हैं उन गर्तों के अगर नाम हम देखें तो मैरियाना गर्त है, क्यूराइल गर्त है, सखालेन है, जापान गर्त है, कुक गर्त है, कामचटक गर्त है, न्यू
हेबनिज गर्त होती है जो कि पाई जाती है, सोलोमन गर्त है सोलोमन द्वीप के पास, इजुबोनिन गर्त होती है, चेप गर्त होती है, अलूशियन द्वीप जहां आपने पढ़ा था, पेरू चिली देश के पास पेरू चिली जो है गर्त होती है, पलाऊ है, फिलीपींस के पास फिलीपींस गर्त है, टोंगा द्वीप के पास टोंगा गर्त होती है, स्वायर गर्त और मिंडनाओ गर्त, ये सब जो है आपके प्रशांत महासागर की गर्तें होती है। उसी तरह से अटलांटिक महासागर में अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट गर्तों में सबसे गहरी गर्त प्योर्टोरिको है, प्योर्टोरिको है, वेवली है, थॉमसन है, डॉल्फिन है, रोमांची है, फिर वेवल है और चैलेंजर राइज। एक था चैलेंजर रिज कटक और एक था चैलेंजर राइज चैलेंजर उभार। तो जिस टाइम हम महासागर का जो है विवरण पढ़ा रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहे थे, उस टाइम भी हमने आपको बताया था कि अगर चैलेंजर रिज आ जाए कि चैलेंजर कटक कहां स्थित है तो वो प्रशांत महासागर में है, और चैलेंजर राइज अगर आ जाए चैलेंजर उभार तो ये पूरा अटलांटिक महासागर का मध्य का भाग हमने आपको बताया था एस आकार में फटा हुआ है, भूमि फटी है, नीचे से मैग्मा निकला हुआ है और एस आकार में ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। तो ये ऊंचा पर्वत को उभार कहा जाता है, चैलेंजर उभार, तो चैलेंजर राइज के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, ये अटलांटिक महासागर में पाए जाने वाले गर्तें होती हैं। और हिंद महासागर में पाई जाने वाली गर्तों में जैसे आपकी होती है सुंडा, सुंडा गर्त। सुंडा गर्त क्यों कहा जाता था, क्योंकि सुंडा जलसंधि के पास थी। सुंडा जलसंधि कहां पाई जाती है, इंडोनेशिया के जावा सुमात्रा द्वीप के बीच में, वहीं पर आपके सुंडा गर्त जो है जलसंधि है, जो सुंडा जलसंधि में इसलिए सुंडा और जावा द्वीप के निकट है, जावा द्वीप के पास पाई जाती है इसलिए जावा गर्त भी कहते हैं। तो हमने आपको बताया था हिंद महासागर सबसे गहरी गर्त सुंडा अथवा जावा गर्त। तो सुंडा क्यों कहते हैं, सुंडा जलसंधि में है, जावा क्यों कहते हैं, जावा द्वीप के पास है, तटीय क्षेत्र में। फिर ड्यूगो गार्सिया के बारे में आपको विस्तृत रूप से हमने पढ़ाया था, क्यूरगेन है, कार्ल्स वर्ली है, ये सब गर्तें होती हैं जो कि आपके इसमें जो है हिंद महासागर में पाई जाती है, जिसमें सबसे गहरी गर्त सुंडा गर्त है। अटलांटिक में प्योर्टोरिको है और मैरियाना गर्त पूरी पृथ्वी की सबसे गहरी गर्त के रूप में जानी जाती है। तो ये चौथा पार्ट हो जाता है महासागर का। तो महासागर के ये 4 पार्ट होते हैं जो कि पाए जाते हैं। तो पहला पार्ट महाद्वीपीय जलमग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा भाग महाद्वीपीय ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा भाग महासागरी मैदान ओशनिक फ्लोर, और चौथा पार्ट जो है गर्त ट्रेंच या डीप के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं जो कि पूरी पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो है महासागर, कोई भी महासागर हो, महासागरों की आंतरिक संरचना हम लोग पढ़ रहे हैं, तो महासागर का कोई भी महासागर हम हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, चाहे अटलांटिक महासागर हो, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे आर्कटिक महासागर हो, सभी में ये चारों पार्ट पाए जाते हैं। तो महासागर के ये हिस्से ही हैं, ये पार्ट हैं जो इंपॉर्टेंट जो है आपके होते हैं, और इन सब की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है जैसे कि आपने देखा, और सबके अपने अपने जो है आपके एक तरह से अलग अलग कार्य हैं जहां पर जो है ये पाए जाते हैं, जिसके द्वारा अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है, यहाँ पे समुद्री जीव जन्म लेते हैं, रहते यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, रहते पूरे समुद्र में हैं, जन्म ज्यादा यहाँ लेते हैं। उसके अलावा जो ढाल है यहाँ पर भी जन्म लेते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम हो गई। महासागरी मैदान खुला महासागर है जहां पर रहते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, सारी चीजें होती हैं। मृत करने के पश्चात ये सब जो है आपके रोल करके सब यही महासागरी मैदान में ही आ जाते हैं। और जो ट्रेंचेस, जो गर्तें हैं, ये गर्त दरार होती हैं जिसके माध्यम से मैग्मा, आंतरिक भाग का मैग्मा बाहर की तरफ निकल पाता है। तो ये जो है आपके देखने को मिलता है। तो पूरी पृथ्वी पर अगर हम कहें तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु जो है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट, और पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु जो है वो क्या है, मैरियाना गर्त। सबसे ऊंचा बिंदु 8,850 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर, आप मान लीजिए कि 9 किलोमीटर सबसे ऊंचा भाग है, और मैरियाना गर्त 11,022 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर गहरी। तो इसलिए पृथ्वी के सबसे ऊंचे बिंदु और सबसे नीचे बिंदु के बीच में 9 + 11 लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है, 20 किलोमीटर का। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग और सबसे गहरा भाग 20 किलोमीटर के अंतर पर मिलता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक हो जाता है महासागरों की आंतरिक संरचना।